मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके स्पर्श इस पुस्तक की पहली कहानी धूल ये पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेखक ने इस कहानी के जरिए सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि धूल या फिर मिट्टी का, धूल को ही हम मिट्टी कहेंगे, मिट्टी का या फिर गांव के लोगों का या फिर गांव का महत्व बताने का उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया है। और इस मिट्टी के जरिए ही उन्होंने मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मिट्टी के जरिए ही हमें जो कुछ खाने पीने की जो चीजें होती है, जो अनाज है, जो फल है, जो फूल है, यह सब हमें मिट्टी के माध्यम से ही मिलता है। और मिट्टी के सौंदर्य का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो हम आगे का हिस्सा देखते हैं कहानी का। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। और यह जो धूल है उसकी सुंदरता कल भी मैंने आपको बताया कि अमराइयों में आम के जो पेड़ होते हैं उनके अगर बहुत सारे आम के पेड़ है, बहुत सारे पत्ते हैं और उसमें से अगर थोड़ी सी रोशनी आती है और उस रोशनी से जो हमें दिखाई देता है उसके अंदर उस सूरज की रोशनी में जो धूल के कण होते हैं वह भी सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगला उन्होंने सौंदर्य बताया है कि सूर्यास्त के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर मतलब एक सीधी पंक्ति जो स्ट्रेट लाइन है, वह गाड़ी के निकल जाने के बाद, अगर कोई गाड़ी आती है और वह निकल जाती है तो उसके बाद रुई के बादल की तरह, रुई के बादल मतलब जो सफेद होते हैं उसकी तरह, या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति। एरावत हाथी किसका होता है हमें बताया था कि जो भगवान इंद्र है उनका वह हाथी था एरावत हाथी, और वह सफेद रंग का था ऐसे माना जाता है। उसकी तरह के नक्षत्र पथ मतलब तारों वाला रास्ता की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। मतलब अगर मिट्टी पर से या फिर धूल पर से कोई गाड़ी निकल जाती है तो वहां पर जो निशान होते हैं गाड़ी के, मतलब मिट्टी वही के वही दब जाती है। हम देखते हैं कि अगर वह गाड़ी जाने के बाद उस रास्तों पर कौन सी गाड़ी या फिर गाड़ी के टायर के निशान भी वहां पर रह जाते हैं और वह मिट्टी वहां पर दब जाती है, स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। चांदनी रात मतलब पूनम जो होती है, पूर्णिमा, उसके आसपास वाली जो रात होती है उसको चांदनी रात कहते हैं कि वहां पर ज्यादा चांदनियां आकाश में होती है। ऐसी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे, जहां पर मेले लगे हुए होते हैं, ज्यादातर गांवों में भी होते हैं, वहां पर जो गाड़ियां जाती है रात के समय में, उसके पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। मतलब गाड़ियों के पीछे धूल के अनेक प्रकार बताए हैं। एक जो धूल होती है वह दबने वाली बताया है, तो दूसरी धूल उड़ने वाली बताया है कि कवि कल्पना की भांति। कवि कल्पना मतलब कवि के मन की जो कल्पना होती है, जो हमेशा यहाँ से वहां, मतलब कवि कहीं पर भी सोच सकता है, जो जिस वस्तु को, जिस चीज को हम देखते भी नहीं है उसके बारे में भी कवि सोच सकता है। तो यहाँ पर इसलिए शब्द यूज किया है कवि कल्पना की, कवि की मन की कल्पना कहीं पर भी जाती है। उसके भांति मतलब उसकी तरह उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर, शिशु मतलब छोटे बच्चे, उसके मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर, फूल की जो पंखुड़ियां होती है सुंदर सुंदर, उसके ऊपर वो बहुत ही सुशोभित दिखाई देती है। मतलब कुछ लोग धूल को या फिर मिट्टी को बहुत गंदा मानते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके मुंह पर वो बहुत ही हमें सुंदर दिखाई देते हैं, या फिर वो छोटे बच्चे मिट्टी खाते वक्त बहुत ही क्यूट दिखाई देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जिस तरह से कृष्ण मिट्टी खाते समय जो उनकी तस्वीर होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं मिट्टी खाते वक्त बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। या फिर फूल की पंखुड़ियों पर, जो फूल की सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती है उस पर भी साकार सौंदर्य मतलब सुंदरता का प्रकट रूप बनकर छा जाती है। धूल उसका नाम है। मतलब धूल के अच्छे रूप जो है वो लेखक हमें दिखा रहा है, या फिर मिट्टी के अच्छे रूप वो हमें दिखा रहा है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली मतलब गाय के चरणों की धूल, या फिर सायंकाल के समय जब जंगल से लौटते वक्त श्री कृष्ण जब अपने गायों को, या फिर अब आज के जमाने के भी जो लोग गायों को चराने के लिए लेकर जाते हैं, वो जब शाम के समय लौटते हैं तो जब गायों के चरणों की जो धूल उड़ती है उसको गोधूली कहा जाता है। तो
गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम नहीं तोड़ना मतलब उसको सुंदर बताया है। ऐसे मिट्टी को जो शाम के समय जो उठती है गांवों में, गायों के चरणों की जो धूल होती है, उसके बारे में बहुत कवियों ने अपने कविता में कुछ लिखा है, उसके ऊपर कविताएं लिखी है। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है, क्योंकि यह जो गोधूली होती है वह गांवों में ही होती है, क्योंकि शहरों में तो गायें नहीं है या फिर गायों को चराने के लिए जाने के लिए जगह भी नहीं है। इसीलिए जो गोधूली होती है वह गांव की संपत्ति है, ये शहरों की नहीं है। जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, बाटे मतलब हिस्से, ये शहरों के हिस्से नहीं पड़ी है, क्योंकि शहरों में गायें भी नहीं है और गायों को चराने के लिए लेकर जाने के लिए कोई पहाड़ या फिर कोई जमीन भी नहीं बची है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। यहाँ पर हमारे लेखक को एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता है, उनके यहाँ पर एक उन्होंने निमंत्रण भेजा था उनके लिए, उनको इनवाइट करने के लिए। तो उसमें उन्हें क्या लिखा था, पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था। गोधूली की बेला मतलब कि सायंकाल के समय की जो गायों के चरणों की धूल है उसमें आप आइए, ऐसा आग्रह किया था। लेकिन शहर में धूल कंकड़ में होते हुए भी गोधूली कहा। लेकिन लेखक यहाँ पर उस बात पर ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके कि शहरों में तो धूल कंकड़ सिर्फ मतलब धूल का उठना, धूल धक्कड़ मतलब धूल का उठना के होते हुए भी गोधूली कहा। मतलब शहरों में धूल है, धक्कड़ धक्कड़ मतलब धूल का उठना, धूल उठती है यहाँ पर, लेकिन वो गोधूली नहीं हो सकती है, क्योंकि शहरों में गायें ही नहीं है, तो गायों के चरणों की धूल कहाँ से है। यह कविता की विडंबना थी। विडंबना मतलब दुर्भाग्य था उस कविता का कि और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। गांवों में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है मतलब जो धूल होती है उसको पवित्र माना है, क्योंकि वहां पर उस धूल से गाये जाती है, इसलिए उसको गोधूली नाम देकर उनको अमर किया है, उसको पवित्र कहा है। वह उस पर बहुत सारी कविताएं भी रची है। वह हाथी घोड़ों के पग संचालन मतलब पैरों का चलना, उसकी वह धूल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में गायों को पवित्र माना जाता है, उतना हाथियों को घोड़ों को नहीं जितना गायों को पवित्र माना जाता है। तो वह शहरों की तरह हाथी घोड़ों की जो उठने वाली धूल होती है वह नहीं होती है, वरन गोपालों के पदों की धूल है। गोपाल मतलब ग्वाल जो होते हैं, जो श्री कृष्ण के साथ हमेशा गायों को चराने के लिए लेकर जाते थे, उनको ग्वाल कहते हैं। उनके पदों की मतलब उनके पैरों की वह धूल है। नीच को धूली समान वेद वाक्य नहीं है। नीच को धूली समान मतलब धूल के समान नीच कोई नहीं है। ये किसी लेखक ने अपने लेख में या फिर अपने पुस्तक में कहा था कि नीच को धूली समान, इसका मतलब है धूली के समान या फिर धूल के समान नीच कोई नहीं है। लेकिन हमारे लेखक कहते हैं कि यह वेद वाक्य नहीं है। वेद वाक्य मतलब प्रामाणिक सत्य यह नहीं है, क्योंकि धूल को या फिर मिट्टी को हमारे भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। सती उसे माथे से, सती मतलब जो पतिव्रता स्त्री होती है, जिसका पति गुजर जाता है पुराने समय में, तो वह स्त्री भी उसके साथ सती जाया करती थी। आपको हिस्ट्री में होगा शायद ये। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वह उसे माथे से लगाती है अपने पति के चरणों की धूल। योद्धा उसे आंखों से लगाता है। जो योद्धा होता है, जो कहीं पर युद्ध करने के लिए चला जाता है, तो पहले वह अपने देश की मिट्टी को छूता है। देखो, जो देशभक्त होते हैं या फिर जो फौजी होते हैं, उनको भी अपने देश की मिट्टी बहुत ही प्रिय होती है। युद्ध के लिए जाते समय या फिर किसी के साथ लड़ाई करते समय ये जो मिट्टी होती है देश की, उसको अपने माथे पर लगाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूलिसिस यह एक होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र है। पात्र मतलब कैरेक्टर है, जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। कौन? यूलिसिस। वह बहुत ही कठिनाइयों से ऊपर आया था, ऐसा वह कैरेक्टर है उनके महाकाव्य के, इसके होमर का जो महाकाव्य है वह। उसने प्रवास से लौटने पर, जब वो बहुत बड़े सफर पर निकला था, वहां पर लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। इथाका मतलब यह यूनान जो देश है उसका एक स्थान है, यह वहां की एक प्लेस है, उसकी धूली उसने चूमी थी। अपने देश की जो धूली है
उसने चुनी थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वह अपने धरती पर आया था, अपने देश में आया था। यूक्रेन, यूक्रेन यह भी एक देश है। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। यूक्रेन जब यूक्रेन देश है, दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके कब्जे में था, लेकिन जब यह मुक्त हुआ, मतलब जब उसको स्वतंत्रता मिली, तब वहां के एक लाल सैनिक क्यों कहा है उसको, साम्यवादी क्रांति करने वाले सैनिक, मतलब दूसरों के साथ लड़ने वाले, फिर संघर्ष के साथ लड़कर अपने देश को जिताने वाले जो सैनिक होते हैं, उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से अपने धरती को स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना मतलब बढ़ चढ़कर प्रकट करना। जो श्रद्धा है हमारे देश के लिए, जो भक्ति है और जो स्नेह है, स्नेह मतलब प्रेम है, श्रद्धा मतलब जो मन में बहुत ही भक्ति होती है, वह के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। मतलब अगर हमारे देश के लिए हमें प्रेम व्यक्त करना है, तो हम हमारे कविता में, या फिर जो कवि होते हैं उनके कविता में क्या लिखते हैं कि हमारे देश की मिट्टी या फिर हमारे देश की धरती, हमारे देश की जमीन हमें बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार से वह अपनी कविता में या फिर अपनी कहानियों में लिखते हैं। तो वहां पर भी वह मिट्टी का या फिर मतलब धूल का ही उल्लेख करते हैं। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। मतलब धूल इस शब्द का प्रयोग जो होता है कहाँ कहाँ पर किया जाता है। यहाँ तक कि घृणा मतलब किसी से तिरस्कार करना, नफरत करना, या असूया मतलब वही किसी से द्वेष करना, उसके लिए भी धूल इस शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि धूल चाटना, मतलब मैं उसको धूल चाट दूंगा, मतलब कि क्या, मैं उसको हरा दूंगा। हम यह प्रयोग करते हैं कि सामने वाले देश, फॉर एग्जाम्पल भारत के, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चाट दी, मतलब कि क्या, उनको हरा दिया। या फिर धूल झाड़ना, यह भी तिरस्कार के लिए, घृणा के लिए, द्वेष के लिए यह शब्द यूज किए जाते हैं। मतलब धूल इस शब्द को भी बहुत बार यूज किया जाता है हमारे साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में। धूल जिसको दूसरी मात्रा है, धूली, ल को पहली मात्रा है, दूसरा और एक शब्द है धूली, इस ल को दूसरी मात्रा है। और धुरी मतलब भी धूली आदि व्यंजनाएं अलग अलग है, मतलब इनका अर्थ अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूल जिस ध को दूसरी मात्रा है वह जीवन का यथार्थवादी गद्य, मतलब जीवन के बारे में यह बताता है शब्द। और धूली, ल को पहली मात्रा जब आती है वह उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और धूली जिस ल को दूसरी मात्रा आती है वह छायावादी दर्शन है, मतलब जीवन के बारे में यथार्थ दर्शन, जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है उसके बारे में वह बताता है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। देखो मिट्टी के भी रंग होते हैं। आप कहीं स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ जगह पर आपको काली मिट्टी दिखाई देगी, और कहीं जगह पर जैसे कि आप कोकण में जाते हो तो वहां की मिट्टी लाल रंग की होती है। लेकिन धूल कहते ही शरद के धूले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। धूल के लिए श्वेत रंग हम किसके लिए, जो पवित्र होता है, जो बहुत ही शुद्ध होता है, उसको सफेद रंग या फिर श्वेत रंग, श्वेत मतलब सफेद, तो सफेद रंग हम किसके लिए, श्वेत मतलब सफेद। जो श्वेत रंग होता है वो पवित्रता के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो धूल को श्वेत रंग बोलना ये अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो धूल होती है वह पवित्र ही होती है, तो इसके लिए वह शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे नौजवान होते हैं या फिर भारत के हर एक नागरिक को या फिर किसी भी देश का कोई भी आदमी हो, उसको अपने अपने देश की मिट्टी प्रिय होती है, अपने देश के लिए वह प्रेम करता है। तो हम भी कहते हैं कि हम हमारी मिट्टी दूसरे देश को नहीं देंगे, जैसे कि पाकिस्तान को कहते हैं कि हम हमारी मिट्टी आपको नहीं देंगे। इस प्रकार से जब देशभक्ति के लिए आपको कोई शब्द यूज करना हो तो पहले शब्द आपके आता है धूल या फिर मिट्टी। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे।
किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर लेखक ने विडंबना दिखाई है, कुछ दुख अपना व्यक्त किया है कि हम जो लोग होते हैं, जो शहरी लोग होते हैं, वह कांच को प्रेम करते हैं। मतलब कि क्या हमें चकाचक जो दिखाई देता है उसको प्रेम करते हैं, जो बहुत ही अच्छे से सुंदर दिखाई देता है उसको प्रेम करते हैं, लेकिन उसको नहीं तो हमें हमारे मिट्टी को, हमारे देश की धरती को प्रेम करना चाहिए। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। धूली भरे हीरे में, धूली भरे हीरे यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, मिट्टी खेलते जो बच्चे हैं या फिर मिट्टी खाते वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में धूली भरे हीरे कहा है। उसमें हमें धूल ही दिखाई देती है। मतलब कि क्या ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम गंदा ही मानते हैं। भीतर की कांति, कांति मतलब चमक, भीतर की कांति मतलब हमारे अंदर की जो कांति है, मतलब हमारे अंदर की जो अच्छाई है, आंखों से ओझल रहती है। हमारे अंदर की जो अच्छाई होती है वो हमारे आंखों के माध्यम से लोगों को दिखाई देती है। लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। मतलब जो धूली भरे हीरे छोटे बच्चों के लिए कहा है, ये एक दिन अपने अंदर की अच्छाइयों से, चाहे ऊपर से उनका जीवन उतना सुंदर न हो, लेकिन उनके अंदर की जो अच्छाई है उसके माध्यम से लोगों को, सभी लोगों को, देशवासियों को दिखा देंगे कि हम भी कितने काबिल है, और तब हम हीरों से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। मतलब तब हमें हमारे मिट्टी का, हमारे देश का, या फिर हमारे देश की जो धूल है, जो मिट्टी है, उसका महत्व हम समझ सकेंगे। बच्चों, ये पाठ यही खत्म होता है। और इस पाठ का जो मॉरल है, या फिर इस पाठ के जरिए जो लेखक को कहना था वह यह है कि हमारे देश की मिट्टी, या फिर जो ग्रामीण जीवन है, जो गांव का जीवन है, जो किसान लोगों का जीवन है, जो खेती में ही काम करते हैं, हमारे देश की मिट्टी में ही सब अनाज पैदा होता है। और हमारे देश का सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है हमारे देश में किसानों का, वह मिट्टी से आया हुआ अनाज ही है। और यह अनाज हमारे भारत भर में नहीं, हम दूसरे देशों को भी हम निर्यात करते हैं। मतलब मिट्टी का महत्व समझो, ग्रामीण जीवन का, गांव के लोगों का, किसान का महत्व समझना चाहिए। यह इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। बच्चों, इस कहानी में बहुत नए शब्द आए हैं, मैं उनके बारे में, उनके अर्थ फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास अपनी पेंसिल ली हुई है तो आप लिख सकते हो। जो पहला पेज है लेसन का, पेज नंबर 7, उसके जो नए शब्द आए हैं वो आप लिखो। धूली मतलब धूल, खरादा हुआ मतलब चिकना किया हुआ या फिर सॉफ्ट किया हुआ, चकाचौंध मतलब तेज चमक, नयन तारे मतलब बहुत प्यारे, जिक्र मतलब चर्चा, गलियारा मतलब गली या फिर आंगन, रेणु, रेणु मतलब धूल, श्रृंगार, श्रृंगार मतलब सौंदर्य, सहज मतलब स्वाभाविक, पार्थिवता मतलब सांसारिकता, अभिजात वर्ग मतलब उच्च वर्ग, प्रसाधन सामग्री मतलब श्रृंगार या फिर सौंदर्य की सामग्री मतलब मेकअप का सामान, आविष्कार मतलब खोज या फिर शोध, भोलानाथ मतलब मस्त जो रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको भोलानाथ कहा है लेसन में, संसर्ग मतलब संपर्क या फिर साथ में, सलमे मतलब सितारे, गात मतलब शरीर, कनिया मतलब बच्चे को गोद में उठाने की क्रिया, लरिकान मतलब लड़के। पेज नंबर 8 पर जो नए शब्द आए हैं उसके अर्थ देखो आप। उठा न रखना मतलब कमी न छोड़ना, विज्ञापित किया मतलब प्रकट किया या फिर दिखाया गया, व्यंजित मतलब प्रकट, भेद बुद्धि मतलब अंतर करने का भाव
या फिर हम पार्शलिटी का भाव कह सकते हैं उसको। नौबत आना मतलब जरूरत पड़ना। सनी हुई मतलब रची हुई या फिर भरी हुई। देह मतलब शरीर। उपकाई मतलब उल्टी हुई। वंचित रहना, दूर रहना। सिझाई हुई मतलब पकाई हुई। दुर्लभ मतलब जिसका मिलना कठिन हो या फिर जिसको पाना कठिन हो। तर मतलब भीगा। निर्द्वंद्व मतलब बिना किसी दुविधा के। चारों खाने चित लेटना ये मुहावरा है। इसका मतलब हाथ पैर फैलाकर पीठ के बल लेटना। विश्व विजयी मतलब संसार को जीतने वाला। असारता मतलब व्यर्थता। सार तत्व मतलब मूल्यवान तत्व। उपमान मतलब वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए। संभव करना मतलब रचना या फिर बनाना। आभा मतलब ज्योति या फिर चमक। सूक्ष्म बोध मतलब सूक्ष्म ज्ञान। गर्द मतलब गंदी धूल। गोधूली मतलब सांझ के समय गायों तथा ग्वालों के चलने से उठने वाली धूल। अमर मतलब जो कभी न मरे। अमराई मतलब आम का बगीचा। मिट्टी करना ये मुहावरा है, मतलब महत्व घटाना। उपरांत मतलब इसके बाद में या फिर पश्चात। लीक मतलब एक सीधी पंक्ति या फिर स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं। ऐरावत मतलब इंद्र का सफेद हाथी। नक्षत्र पर मतलब तारों वाला रास्ता। स्थिर मतलब ठहरा हुआ। साकार सौंदर्य मतलब सुंदरता का प्रकट रूप। कलम तोड़ना मतलब सुंदर लिखना। बाटे पड़ना मतलब हिस्से में आना। आग्रह मतलब जोर देना। धूल धक्कड़ मतलब धूल का उठना। विडंबना मतलब दुर्भाग्य। पग संचालन मतलब पैरों का चलना। गोपाल मतलब ग्वाला जो कृष्ण के साथी थे। पद मतलब पैर या फिर कदम। नीच को धूरी समान, यह अपने एक लेखक ने वाक्य लिखा है, नीच को धूरी समान मतलब धूल के समान नीच कोई नहीं है, एक लेखक का यह वाक्य है। वेद वाक्य मतलब प्रामाणिक सत्य। सती मतलब पतिव्रता स्त्री या फिर सत्य पर चलने वाली स्त्री। यूलिसिस मतलब होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। इथाका यह यूनान देश का एक स्थान है, वहां की एक प्लेस है। यूक्रेन यह भी एक देश है, आपको पता होगा। मुक्त मतलब आजाद। लाल सैनिक मतलब साम्यवादी क्रांति करने वाला एक सैनिक। चरम व्यंजना मतलब बढ़ चढ़कर प्रकट करना। धूल दिखाई देना ये मुहावरा है, मतलब व्यर्थता या कमी दिखाई देना। कांति मतलब चमक। ओझल मतलब गायब होना। प्रमाण मतलब तर्क। अटूट मतलब जो न टूटे। बच्चों इस कहानी के सारे नए शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए। इस कहानी के नीचे जो प्रश्नों के उत्तर है उसके नोट्स हम आपको पीडीएफ में भी भेजेंगे और आपको मन से भी लिखने का इसका प्रयास करना है। इस कहानी में कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टि से। पहले मैं वो लेती हूँ। गांव के बचपन और नगर के बचपन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर इस लेखक ने भी हमारे लेसन में बताया है कि गांव का जो बचपन होता है छोटे बच्चों का, वह मिट्टी के संपर्क में या फिर खेतों के संपर्क में बीत जाता है, या फिर बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, मतलब नेचुरली जो थिंग्स होती है निसर्ग के संपर्क में उनका जीवन बीतता है। गाँवों के जो लोग होते हैं उनका बचपन, और जो शहरी लोग होते हैं उनके बचपन तो सिर्फ
चकाचौंध से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची साफ सुथरी बहुत ही पॉश बिल्डिंग्स होते हैं। लेकिन जो नैसर्गिक जो बातें होती है, पेड़ पौधे, खेती, इनके संपर्क में इनका बचपन नहीं बीतता है। गांव का बचपन धूल भरा होता है, उसमें मस्ती ही मस्ती होती है। बच्चे मतलब बहुत ही एंजॉय करते हैं गांव के बच्चे। ग्रामीण शिशु सचमुच भोलानाथ होता है, मतलब वह मन के भी सच्चे ही होते हैं। वह धूल मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा होता है, इसलिए उनकी रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, वह भी अच्छी होती है, क्योंकि बचपन से वह मिट्टी में ही खेलते चले आते हैं। तो इसीलिए वह ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं गाँव के बच्चे। अखाड़े की मिट्टी में पसीने पसीने होकर उसे असीम सुख मिलता है। और जो गांव के बच्चे होते हैं वो बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं, धूल में मिट्टी में खेलते रहते हैं। और जब यह अखाड़े की जो मिट्टी होती है जहाँ पर कुश्ती खेली जाती है, तो उसमें भी वह बहुत खेला करते हैं। लेकिन जो शहरी बच्चे हैं, नगरीय बचपन चकाचौंध से भरा होता है। चकाचौंध मतलब बहुत ही साफ सुथरा जीवन, बहुत ही आजू बाजू में चकाचक, ऐसा सब माहौल होता है। नगर के बच्चों को साफ सुथरा रहना सिखाया जाता है, मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं वह उन शहरी बच्चों को साफ सुथरा या फिर बहुत ही क्लीननेस की तरफ उनका ध्यान होता है। अगर थोड़े भी देर के लिए बच्चे मिट्टी में खेलने के लिए चले जाते हैं, या फिर कहीं उनके कपड़ों को या फिर हाथ पैरों को थोड़ी सी भी मिट्टी या फिर धूल लग जाती है, तो तुरंत यह पेरेंट्स चिढ़ जाते हैं और तुरंत उनको बच्चों को साफ कर देते हैं। लेकिन गांव के बच्चे जो होते हैं वही धूल में मिट्टी में खेलते रहते हैं। उन्हें धूल मिट्टी से नफरत होती है, परिणाम स्वरूप वे मिट्टी में सनकर मस्ती भरे खेल नहीं पाते। और जो गांव के बच्चे होते हैं वह अपने मन से कहीं पर भी खेल सकते हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं वह उनको धूल में या फिर मिट्टी में खेलने का सुख भी मिलता ही नहीं है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अखाड़े की मिट्टी में बालक को कौन सा सुख प्राप्त होता है? अखाड़े मतलब जहाँ कुश्ती खेली जाती है, तो ऐसे जगह पर खेलने के लिए कौन सा सुख बच्चों को मिलता है? अखाड़े की मिट्टी में सनकर बालक को जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। वह पसीने पसीने होकर व्यायाम करता है, कुश्ती करता है, और इस वजह से मतलब अखाड़े में मिट्टी में खेलने की वजह से, कुश्ती खेलने की वजह से उसके बहुत अच्छे से कसरत होती है, उसका बहुत अच्छे से व्यायाम होता है, और जिसकी वजह से उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो बहुत जब बीमारियां आती है तो वह उसके संपर्क में आने के वजह से भी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी खुद की रोग प्रतिकार शक्ति बचपन में खेलने की वजह से या फिर मिट्टी में खेलने की वजह से, निसर्ग में खेलने की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है। इससे उसकी मांसपेशियां फूल उठती है, उसका शरीर भी बहुत मजबूत बनता है, हट्टा कट्टा उसका शरीर बनता है, उसका शरीर मजबूत तथा स्वस्थ बनता है। वह अखाड़े की मिट्टी में चारों खाने चित होकर अपने आप को विश्व विजयी मानता है। ये सुख नगरीय सभ्यता में दुर्लभ है, मतलब शहरों के जो लोग होते हैं या फिर शहरों के जो बच्चे होते हैं उनको यह सुख नहीं मिलता है। गांव के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा मिट्टी में, धूल में, अखाड़े की मिट्टी में खेलने की वजह से इनका शरीर बहुत ही फूलता है, दष्टपुष्ट इनका शरीर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धूल इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे लेखक? तो यही संदेश जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण जो जीवन है या फिर मिट्टी का महत्व वह हमें बताना चाहते हैं, और धूल यह ग्रामीण सभ्यता की महिमा का गुणगान करता है, मतलब गांव की जो संस्कृति है उसके महिमा या फिर उसके बारे में यह वर्णन करता है कि गांव का जीवन भी बहुत ही अच्छा होता है। लेखक के अनुसार गांवों की सभ्यता सीधी सादी किंतु वास्तविक है। गांव की जो सभ्यता होती है, गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वह दिल के अच्छे होते हैं, वह मन के अच्छे होते हैं। वह धूल भरे हीरे के समान है। धूल भरे हीरे के समान मतलब कि उनका जीवन भी बहुत सच्चा होता है, हीरे के भांति उनका जीवन होता है। चाहे उनका रहन सहन तथा दिखावटी रूप रंग मैला कुचेला है, किंतु भीतर से वह कांतिमय है, चमकदार है। मतलब उनका जो रहन सहन है, जो गांव के लोग बहुत ही सिंपल रहते हैं, उनके कपड़े भी कोई बहुत चकाचौंध भरे ऐसे नहीं होते हैं, वो सिंपल लिविंग उनका होता है, लेकिन फिर भी उनका मन अच्छा होता है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, बहुत मतलब अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन
उनमें इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। गांव के लोगों का रहन सहन बिल्कुल ही सीधा साधा होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत ही इंसानियत होती है। एक दूसरे की मदद करने की भावना उनमें होती है। घर में आए हुए मेहमानों का वो आदर सत्कार करते हैं। हर एक लोगों की वह मदद करने का प्रयास करते हैं। मतलब वह लोग जो होते हैं वह दिखने में या फिर उनका रहन सहन सीधा साधा है, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे होते हैं। ग्रामीण जन गांव की धूल में सनकर पलते बढ़ते हैं। वे अखाड़े की मिट्टी में लथपथ होकर अपना शरीर बनाते हैं। वे जीवन के वास्तविक सुख प्राप्त करते हैं। वे सचमुच भोलानाथ होते हैं। और गांव के जो लोग होते हैं वह उसी मिट्टी में पड़ते हैं, उसी मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं और तंदुरुस्त भी होते हैं। लेकिन वह सचमुच भोलानाथ, भोलानाथ मतलब सच्चे मन वाले। भोलानाथ क्यों कहा है? क्योंकि भगवान शंकर का नाम है भोलानाथ। भोलानाथ को हम भोला कहते हैं, मन के वो अच्छे होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं उनके बारे में भी यह भोलानाथ कहा गया है। ग्रामीण सभ्यता की तुलना में शहरी सभ्यता ऊपरी चमक दमक तथा बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों को महत्व देती है। और गांव के और शहरी जीवन की अगर हम तुलना करें तो शहर के जो लोग होते हैं वह ऊपरी चमक धमक मतलब चकाचौंध में रहना, अच्छे अच्छे फ्लैट में रहना, अच्छे गाड़ियों में सफर करना, लेकिन वह इसी को महत्व देती है। लेकिन जो सच्ची सौंदर्यता होती है वह निसर्ग के संपर्क में, जो मिट्टी के संपर्क में ही होती है, यहाँ लेखक का कहना है। वह इस धूल से बचती है। मतलब देखो, अगर हम भी कहीं धूल में खेलने के लिए चले जाते हैं या फिर हमारे घर के बच्चे कहीं धूल में मिट्टी में चले जाते हैं तो हम तुरंत उनको डांटते हैं और उनको साफ होने के लिए कह देते हैं, क्योंकि मिट्टी से हम या फिर धूल से हम नफरत करते हैं। लेकिन गांव के लोग इसी मिट्टी में रहते हैं। वह इस धूल को मैल कहती है। वह ग्रामीण सभ्यता तथा सहज सुखों का तिरस्कार करती है। इस कारण वह प्राकृतिक सुखों से वंचित रह जाती है। और जो शहरी सभ्यता है या फिर शहर के जो लोग होते हैं वह प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, नैसर्गिक जो सुख होते हैं इससे वह बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसीलिए तो कभी कभी शहरों के लोगों को मन उब जाता है। मतलब अगर आप कहीं 2-3 साल कहीं घूमने के लिए नहीं चले जाते हैं तो क्या होता है कि शहरों से मन उब जाता है। कहीं निसर्ग के संपर्क है, मतलब कहीं गांवों में जाने का या फिर कहीं किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाने का हमारा मन होता है, क्योंकि हम ऐसे सुखों से, जो गांव का सुख होता है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी शहरों के बच्चों को अगर मतलब हर रोज वहां जाने का उनका मन नहीं होता है, हर रोज गांव में रहने का उनका मन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मतलब जब वह 1 साल में 2 साल में गाँव नहीं जाते हैं तब उनका यह मन होता है कि हम यह शहरी जीवन से उब गए हैं, हम भी खेती के संपर्क में या फिर मिट्टी के गांव के संपर्क में या फिर खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। यहाँ पर शहरों की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है या फिर कहीं नेचुरल जो सांस नहीं ले सकते हैं या फिर बहुत ही पोल्यूशन है, इस वजह से भी वह उब जाते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि धूल मिट्टी की आभा है। मिट्टी से ही जीवन के सारे सार तत्व मतलब रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि जन्म लेते हैं। यह मिट्टी और धूल हीन नहीं है, बल्कि यह महिमाशालिनी है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो धूल या फिर मिट्टी है वह हीन नहीं है, मतलब वह कम नहीं है, बल्कि यह महिमाशाली, मतलब इनकी जो महिमा है वह बहुत ही है। क्योंकि सती जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती है वह, या फिर योद्धा जो हमारे लिए दूसरे देशों के साथ लड़ता है वह, या फिर प्रवासी सैनिक जो दूसरे देशों का प्रवास करता है, सफर करता है, सभी इसी धूल को माथे से लगाकर अपने प्रिय से स्नेह प्रकट करते हैं। और मैंने जैसे अभी बताया आपको, जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने पति के चरणों की धूल माथे पर लगाती है, और जो योद्धा होता है कहीं उसको लड़ाई के लिए जाना होता है तभी वह अपनी मिट्टी की जो धूल होती है या फिर जो मिट्टी होती है उसको माथे पर लगाकर फिर वह चला जाता है। मतलब अपनी मिट्टी से उस जो सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, वह बहुत ही प्रेम करते हैं। हमें चाहिए कि हम धूल का सम्मान करें, इससे संपर्क में रहे, इसका महत्व जाने। मतलब लेखक इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहते थे कि हम हमारे देश की मिट्टी को प्रेम करें, इसका सम्मान करें, इसको ठुकराए नहीं। मतलब हमारे देश की धरती या फिर हमारे देश की मिट्टी या फिर हमारे देश की जो धूल होती है
इसको हर एक आदमी को प्रेम करना चाहिए, इसको ठुकराना नहीं चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या क्या व्यंग किए हैं। व्यंग मतलब जो नगरीय सभ्यता मतलब शहरी जीवन पर क्या व्यंग मतलब क्या टीका की है, उसके बारे में क्या बुरा कहा है, हम देखते हैं। नगरीय सभ्यता बनावटी जिंदगी जीती है। बनावटी मतलब सब यहाँ पर डुप्लीकेट होता है। उसके पास सौंदर्य और श्रृंगार के नकली साधन है, मतलब जो ऊपरी जो दिखावटा है, चकाचौंध वाले जो कपड़े हैं, जो मेकअप है, वह उनके पास साधन होते हैं, किंतु भीतरी आभा नहीं है। भीतरी आभा मतलब अंदर के जो अच्छाई है, मन की जो सच्चाई होती है, वह उतनी नहीं है जितनी गांव के लोगों के पास होती है। मतलब है लेकिन उतनी नहीं गांव के लोगों के पास जितनी होती है वह। दूसरे शब्दों में नगरीय सभ्यता कांच के समान नकली, कमजोर और बनावटी है, तो ग्रामीण सभ्यता हीरे के समान असली है। मतलब जो शहरी जो लोग होते हैं उनकी जो दिखावटी सौंदर्य वह कांच के समान टूट जाता है। मतलब अगर कहीं आप किसी धूप में चले जाओगे तो शहर के लोगों को जल्दी तकलीफ होगी, अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे आप लोग। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। गांव के लोग जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनको सारी चीजें शुद्ध मिलती है, शुद्ध हवा उनको मिलती है, उनको शुद्ध खाने पीने के लिए जो चीजें होती है वह सब असली मिलता है उनको। और हम जो शहरी लोग होते हैं हमको सब नकली मिलावटी खान पान मिलता है, या फिर ऑक्सीजन भी हम ठीक से नहीं ले पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रदूषण है, पोल्यूशन है। नगरीय सभ्यता धूल के श्रृंगार से वंचित रह जाती है, इसलिए मिट्टी के खिलौनों से भी वंचित रह जाती है। मतलब यहाँ के बच्चे खेलते हैं लेकिन कहा हमारे जो ग्राउंड होते हैं वहां पर भी चकाचौंध ही होती है। सिर्फ स्कूल का जो ग्राउंड होता है वहां पर मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन जो सोसाइटीज में जो ग्राउंड होते हैं वहां पर तो क्या चकाचौंध ही फर्श ही होती है। तो धूल के संपर्क में या फिर मिट्टी के संपर्क में न रहने की वजह से वह धूल के संपर्क से वंचित रह जाते हैं। नगरीय सभ्यता जानती है कि धूल से अन्न उत्पन्न होता है, फिर भी वह उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती। और नगरीय सभ्यता मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनको यह पता है कि जो गांव की जो मिट्टी है या फिर मिट्टी से ही हमें अनाज मिलता है, हमें फल मिलते हैं, हमें फूल मिलता है, जो सारी चीजें हमारे जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो अन्न है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। लेकिन फिर भी वह उस मिट्टी में नहीं जाना चाहते हैं। मिट्टी से जो उत्पन्न होता है फल फूल अनाज, उसका उपभोग तो वह लेना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी के संपर्क में वह नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों, इस कहानी के जो अगले प्रश्न उत्तर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस कहानी का एक मॉरल है, एक एम है, वो आप पहले समझ लो कि गांव के जीवन के बारे में या फिर मिट्टी के या फिर धूल के या फिर किसान के महत्व को हमारे जो लेखक है वह बताना चाहते हैं, जो कि महत्व मैंने अभी आपको समझाया है।